अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पार्ट नंबर 2 में कुछ और डिस्कशंस करते हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की, और इस बार हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन एलिमेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, ये तीन चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाई जाती हैं। और दो एलिमेंट्स यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते हैं। ये याद रहे कि अभी हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा क्लैरिटी इस लेक्चर के बाद इन टर्म्स की और इन चीज़ों की ना मिले, क्योंकि जब तक आप एंड चैप्टर्स पर नहीं पहुंचोगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम खुद नहीं बनाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, बल्कि थोड़ी सी चीज़ें वेग रहेंगी। बहरहाल अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में इन चीज़ों का आइडिया देना मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको आइडिया दे दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स में से कौन सी चीज़ें कहाँ आती हैं। तो याद रखिए पांच चीज़ें हैं, उसमें से एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएंगे। अब एसेट्स क्या हैं? A present economic resource controlled by the entity as a result of past events। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो या तो करंट एसेट्स होंगी या तो नॉन करंट एसेट होंगी। एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो मेरी प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, यानी कि अभी मेरे पास हो, और कोई इकोनॉमिक रिसोर्स हो। जिस तरह से एक मेरे पास अगर गाड़ी है वो मेरी एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, घर है इकोनॉमिक रिसोर्स है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ये दूसरा हिस्सा है डेफिनेशन का, यानी कि उस पर मेरा कंट्रोल हो। अगर मैं एक एंटिटी हूँ, एक इदारा हूँ, एक कंपनी हूँ, तो मेरा उस पर जो है ना वो कंट्रोल हो। ठीक है ना? तो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्स जिस पर मेरा कंट्रोल हो, मेरा राइट हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ किया हो उसकी वजह से, उसको मैं एक एसेट कहता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे लेट से मैंने एक गाड़ी परचेज करी और वो गाड़ी मैंने अपने पैसों से परचेज करी। तो मैंने अपने पैसों से परचेज करी, उस पर मेरा कंट्रोल है, अगर उसकी चाबी मेरे पास है, मैं चाहूँ मैं जब जहाँ जाऊँ लेकर जा सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ये मेरा एसेट है। लेकिन अगर लेट से मैंने कोई चीज़ परचेज करी जिसपे मेरा कोई इख्तियार नहीं है, कोई मेरा कंट्रोल नहीं है, तो वो मेरे लिए मेरा एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ परचेज करी लेकिन मैंने वो अपने किसी दोस्त को दे दी और बोला कि भाई अब मैं आइंदा से इस चीज़ को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा और ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम जैसे चाहो इसको इस्तेमाल करना। तो चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, जो भी चीज़ हो, वो मेरा एसेट नहीं होगी। तो एसेट के लिए तीन बातें जरूरी हैं। एक तो इकोनॉमिक रिसोर्स हो, दूसरा कंट्रोल आपके पास हो, और तीसरा कोई पास में ऐसा इवेंट हुआ हो जिसकी वजह से ये हासिल हुई हो। मिसाल के तौर पर पास में पैसे दिए और फिर गाड़ी खरीदी गई। अच्छा, एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं करंट एसेट्स जो कि मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट दें, यूजुअली एक साल के अंदर अंदर, और नॉन करंट एसेट्स जो मुझे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दें, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स बेनिफिट दें। मिसाल के तौर पर अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो लेट से मेरे पास 500, 1000, 10,000 रुपए हैं जो मैं आने वाले 3, 4, 5 दिनों में खर्च कर दूंगा। तो ये जो कैश है ये मेरा करंट एसेट है, क्योंकि कुछ दिनों में खर्च हो जाएगा और कुछ दिनों मुझे फायदा देगा और उसके बाद फायदा नहीं दे रहा होगा। मिसाल के तौर पर मेरी कोई इन्वेंट्री है, कोई स्टॉक है, कोई चीज़ है जो मैंने खरीदी और उसको बेचूंगा मैं, और उससे मैं मुनाफा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, तो वो मैं बेच दूंगा और कुछ दिनों के अंदर ही बेच दूंगा, तो वो मेरा करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट वो चीज़ें होती हैं जो अमूमन मुझे एक साल से ज़्यादा के अरसे तक बेनिफिट दे। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक गाड़ी खरीदूंगा तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी आज खरीदी और एक दिन फायदा देगी और उड़ जाएगी, हवा में मिल जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, ज़मीन में दब जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर मैं कोई गाड़ी खरीदूंगा तो उस गाड़ी की ज़िंदगी 10, 15, 20, 25 साल होगी, जब तक वो मुझे बेनिफिट दे रही होगी। अगर मैं कोई घर खरीदूंगा तो वो घर जो है वो मुझे 5, 10, 15, 20 साल, जहां तक जब तक मैं उस घर में रह रहा हूँ या उस घर को नहीं बेचता, मुझे फायदा देगा। और मुझे उसका जो फायदा मिलेगा वो एक साल से ज्यादा मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा नॉन करंट एसेट है। अगर मैं कोई मशीन परचेज कर रहा हूँ तो वो मशीन अगर मैं अपनी कंपनी में 5, 10, 15, 20 साल चलाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये भी मेरा एक नॉन करंट एसेट है। अच्छा, फिर हम मजीद एलिमेंट्स में लाइबिलिटीज की बात करते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। क्लासिफिकेशन: करंट liabilities payable within 12 months and non-current liabilities payable more than 12 months after the reporting date। लाइबिलिटीज उलट है। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन हो, आपका कोई फर्ज हो, या एंटिटी अगर आप हो यानी कि एक कंपनी है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन है, उसका कोई फर्ज है एक काम करना। क्या काम करना? टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। उसका फर्ज है कि वो किसी इकोनॉमिक रिसोर्स को ट्रांसफर करे एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। मिसाल के तौर पर लेट से आपने जो है वो अपने दोस्त से गाड़ी परचेज करी और उसको बोला यार मैं
आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो ये आप पे एक ऑब्लिगेशन है, क्या? पैसे देने की ऑब्लिगेशन 3 महीने बाद। तो ये कहलाएगी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी। मिसाल के तौर पे वो बंदा एंटिटी है जो 3 महीने बाद पैसे देगा टू ट्रांसफर एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इस चीज की ऑब्लिगेशन है कि वो एक इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर करेगा, वो अपना पैसा उसको देगा, अपना पैसा ट्रांसफर करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, गाड़ी के खरीदने की वजह से। यानी कि वापस से अगर इस कहानी को सुने, मैंने अपने दोस्त से एक गाड़ी परचेज करी और उसको बोला कि मैं इसकी पेमेंट तुम्हें 3 महीने बाद करूंगा, तो 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, इसका मैंने वादा किया, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। 3 महीने बाद होगा क्या, मेरे पास से कैश जाएगा क्योंकि मैं उसको पैसे पे करूंगा, ये इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर है, जाना है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, गाड़ी का खरीदना। तो लाइबिलिटी का सीधा सीधा मतलब आप देखें तो एक तरह से ये उधार है, यानी कि आपने किसी से उधार लिया, वो आपकी लाइबिलिटी है, आपने वो पैसे उसको वापस देने हैं। आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी, किसी से कोई लोन लिया, कोई लैपटॉप खरीदा, गाड़ी खरीदी, और उसकी पेमेंट बाद में करोगे तो वो आपकी लाइबिलिटी है। अच्छा, अगर ये लाइबिलिटी आपने 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 12 माह के अंदर अंदर वापस करनी है तो हम कहेंगे कि ये करंट लाइबिलिटी है। जबकि अगर ऐसा है कि रिपोर्टिंग डेट यानी कि जिस दिन मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ उससे 12 महीने के बाद अगर मुझे पेमेंट वापस करनी है तो मैं कहूँगा कि ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। मिसाल के तौर पर डेट से आज 31 दिसंबर 2022 है और मैं 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, और मेरी बुक्स में एक उधार आ रहा है जो मुझे 30 मार्च 2023 को वापस करना है, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से 3 महीने के बाद ही वापस करना है, तो करंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर एक ऐसा उधार लिया है जो मुझे 2027, 2028 या 2030 में वापस करना है, 5, 10, 15, 20 साल बाद, तो मैं कहूंगा कि ये एक नॉन करंट लायबिलिटी होगी। अगला एलिमेंट जो है वो इक्विटी या ओनर्स कैपिटल। कुछ वक्त के साथ साथ आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन के लेक्चर्स देखेंगे और उसमें ये पढ़ेंगे कि एक चीज़ कहलाती है इक्विटी या कैपिटल, और वो ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज से आ जाता है। आप अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और फिर हम कहेंगे देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। इक्विटी इफेक्टिवली ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटी इफेक्टिवली ओनर का पैसा होता है, इक्विटी इफेक्टिवली वो पैसा होता है जो ओनर ने अपना बिजनेस में लगाया है, और इस टर्म को समझने के लिए कुछ आपको आगे वाले लेक्चर्स पे पढ़ना पड़ेगा। कभी कभार हम इक्विटी को नेट एसेट्स भी कहते हैं, ठीक है? आप कैपिटल कह लो, आप इक्विटी कह लो, आप नेट एसेट्स कह लो, यानी कि ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज कह लो, ये जो इसका फॉर्मूला है। तो ये ओनर के पैसे होते हैं जो बिजनेस में लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें 5 लाख रुपए के एसेट्स हैं, यानी कि 5 लाख रुपए की मशीन है, फर्नीचर है, शॉप है। उसमें से 2 लाख रुपए आपने जो है ना लोन पे लिए हुए थे जिससे वो चीजें परचेज करी थी, तो 5 लाख के एसेट्स माइनस 2 लाख का लोन, जो 3 लाख बच गया, उसको हम इक्विटी कहेंगे। इस टर्म को समझने के लिए आगे वाले लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन जो पोर्टल पर है वो बड़ी जरूरी है। अच्छा जी, अगली चीज हमारे पास है इनकम। इनकम क्या होती है? अराइजेस फ्रॉम या अराइज फ्रॉम इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। अगर आपकी इक्विटी में किसी किस्म का इंक्रीज आ रहा है किसी एसेट के बढ़ने की वजह से या किसी लायबिलिटी के कम होने की वजह से, अगर आपकी इक्विटी में किसी तरह का इंक्रीज आ रहा है किसी एसेट के बढ़ने की वजह से या किसी लायबिलिटी के कम होने की वजह से, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर, और ओनर ने खुद पैसा वो कंट्रीब्यूट नहीं करा, तो वो इनकम कहलाएगी। मिसाल के तौर पे लेट से आपके पास 5 रुपए का एक एसेट था, आपके पास 5 रुपए का एक लेट से ये एक कैलकुलेटर था 5 रुपए का, 10 रुपए का, और वो आपने 7 रुपए में बेचा। तो आपका 5 रुपए वाला कैलकुलेटर जो 7 रुपए में बिका है, तो 2 रुपए उसने आपको कमा कर दिए हैं, वो इक्विटी का हिस्सा बनेंगे, वो आपकी इनकम है। अगेन मैं ये कहूंगा कि अभी हम टर्म से फेमिलियर हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब आप मजीद लेक्चर्स देखोगे पोर्टल पर और आप इनको कंटिन्यूएशन में चीज़ें कवर करोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि भाई आखिर इनकम का मतलब क्या है। लेकिन बाद में फिर आप जाकर इन वीडियोस को वापस से रेफर करोगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा, इनकम जो है, जो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसका इफेक्टिवली ये मतलब है। क्लासिफिकेशन दो तरह की इनकम्स हो सकती है, एक है रेवेन्यू इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, अदर इनकम इनकम अराइजिंग अदर देन इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। देखिए, इनकम जो है वो इन इटसेल्फ दो तरह की होती है, एक हम कहते हैं कि रेवेन्यू है और एक हम कहते हैं अदर इनकम। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी का क्या मतलब है। देखिए, कोई भी एंटिटी होती है ना, उसका एक ऑर्डिनरी काम होता है। ऑर्डिनरी काम मिसाल के तौर पे लेट से एक बुक शॉप है, एक बुक शॉप का ऑर्डिनरी काम क्या है? एक बुक शॉप का ऑर्डिनरी काम है किताबें बेचना, पेंसिल बेचना, पेन बेचना, शार्पनर, रबर, इरेजर बेचना।
तो अगर कोई ऐसा रेवेन्यू मिल रहा है, अगर कोई ऐसे पैसे मिल रहे हैं जो इस काम को कर कर बुक शॉप्स को मिल रहे हैं, तो वो उसका रेवेन्यू कहलाएगा। अच्छा, एक गाड़ी बेचने वाला शोरूम है, उसके लिए रेवेन्यू क्या होगा? गाड़ियों को बेचकर जो पैसा आया, गाड़ियों को बेचकर जो कमाया गया, वो रेवेन्यू कहलाएगा। तो बात सारी ये है कि रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू वो वाली इनकम होगी जो आपका जो कोर बिजनेस है ना, उसको कर कर आपको पैसा मिला है। अच्छा, अब देखिए, इसको यूं सोचे कि एक बुक शॉप है, बुक शॉप वाले का मेन काम क्या है? पेंसिल, पेन, मार्कर्स, रजिस्टर्स, ये सारी चीजें बेचना। इससे जो इसको पैसा मिला, ये रेवेन्यू हो गया। लेकिन इसने क्या किया, कोई टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था, कोई कबाड़ पड़ा हुआ था, और वो कबाड़ या टूटा फूटा फर्नीचर जो है ना, वो भी उसने किसी को बेच दिया। अब ये रोज तो ये काम नहीं करता ना, या ये बुक शॉप इसलिए नहीं खुली है कि ये कबाड़ बेचे या टूटा फूटा कोई फर्नीचर हो गया है वो बेच दे। लेकिन उससे भी कुछ पैसे या उससे भी कुछ फंड्स आ सकते हैं, वो हम कहेंगे कि वो अदर इनकम है। इसी तरह से अगर लेट से एक कंपनी है और उस कंपनी का मेन काम है कि वो टी शर्ट्स और जीन्स की पैंट्स बनाकर बेचती है, तो उससे जो उसको मिला वो रेवेन्यू। लेकिन अगर कोई मशीन पुरानी हो गई और उसने सोचा कि यार ये मशीन 10-15 साल पुरानी हो गई और अब सही नहीं चल रही है, और वो उसने बेच दी और उस पर कुछ फायदा हुआ, उससे उससे कुछ इनफ्लो हुआ, तो हम कहेंगे कि वो अदर इनकम है। अदर इनकम का मतलब ये कि ये आम हालात में कंपनी ये काम नहीं करती थी, लेकिन कंपनी ने ये काम किया और इससे मुनाफा हुआ, तो ये भी उसकी अदर इनकम है। या लेट से एक बंदा है आम हालात में, वो 9 to 5 कहीं जॉब करता है, उससे जो 25,000, 30,000, 50,000 की उसकी तनख्वाह है, वो उसका रेवेन्यू कह लो। लेकिन शाम को जो है ना, उसने कोई एक किसी का टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दिए और 2-3 हज़ार रुपये उसको ज़्यादा के मिल गए, तो हम कहेंगे कि ये उसकी अदर इनकम हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह से अगला एलिमेंट है हमारे एक्सपेंस अराइज फ्रॉम डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स। अगेन, ये जो हमारी एक्सपेंस की डेफिनेशन है, ये थोड़ी सी पढ़ने में अभी शायद समझ ना आए, और जैसे कि मैंने कहा कि आप आगे वाले लेक्चर्स देखोगे तो आपको इस बात की क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन एक्सपेंस की डेफिनेशन ये है कि कहीं पर आपके एसेट्स डिक्रीज हो जाए या लायबिलिटीज में इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी कम हो रही हो, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। अदर देन डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर्स, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि ओनर अपने घर पैसे लेकर जा रहा है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। अगेन, ये डेफिनेशन आपको कुछ टाइम बाद समझ में आएगी। इसकी भी दो क्लासिफिकेशन है: एक्सपेंसेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द in the course of the ordinary activities of the entity, expenses arising other than in the course of the ordinary activities of the entity। देखिए, दो तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। हम अगेन मिसाल लेते हैं, एक बंदा जो एक जगह पर जॉब करता है और उसकी तनख्वाह 50,000 है और 9 to 5 वो जॉब करता है। अच्छा, वो जो 9 to 5 जॉब कर कर 50,000 रुपये उनको उसको मिल रहे हैं, वो उसका रेवेन्यू हो गया। अच्छा, शाम को उसने किसी के लिए जो है ना छोटा मोटा कोई काम कर दिया, 500,000, 2,000 रुपये वो उसको एडिशनल मिल गए, लेकिन वो रोज ऐसा काम नहीं करता, तो वो उसकी अदर इनकम हो गई। इसी तरह से एक्सपेंसेस को ऐसे सोचें कि वो बंदा रोज जब जॉब पर जाता है तो उसको जाने आने का किराया चाहिए होता है, और वहां पर वो लंच करता है, और उसके लिए उसने सोचा हुआ है कि यार 300, 400 रुपया रोज लगता है, ये इसका नॉर्मल एक्सपेंस है। लेकिन इसका शाम को कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ये कहीं और काम करने गया या कुछ और करने गया, और उस पर इसको बड़ा बड़ा भारी नुकसान हो गया, और ये रोज नहीं होता, तो हम कहेंगे कि ये इसका एक्सपेंस है विच इज अराइजिंग फ्रॉम अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। अगेन देखें, ये टर्म जो है इससे फेमिलियर हो जाए, लेकिन बिल्कुल क्लैरिटी अभी नहीं आएगी। कुछ वक्त के साथ जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो पोर्टल पर मौजूद हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल को चेक करेंगे, तो आपको फर्दर डिटेल्स पता चल रही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, फॉर्मेट भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ, जो कि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सिखाए जाएंगे, और एंड में फिर इन फॉर्मेट्स के हिसाब से आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होगे। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए फॉर्मेट कैसा नजर आता है, सबसे पहले नेम ऑफ एंटिटी, कंपनी का नाम आता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, यानी कि साल जहां खत्म हो रहा है वो आता है। फिर रेवेन्यू लिखा जाता है, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर कर ग्रॉस प्रॉफिट पर आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में कोई अदर इनकम है तो उसको ऐड करते हैं। और फिर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सैलरी क्या है, वेजेस क्या है, रिपेयर क्या है, मेंटेनेंस क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, ये वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे खर्चे हैं, तो सारे खर्चे माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह से आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उसका फॉर्मेट होता है। इसमें आपके पास मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेट हैं। एक पॉसिबल फॉर्मेट ये है कि आपने नेम ऑफ एंटिटी, कंपनी का नाम लिखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2021, किस साल के लिए बना रहे हो ये लिखा।
अच्छा, इसमें एज एट लिखा हुआ आता है, यानी कि इस दिन 30 जून 2021 वाले दिन ये चीजें थी, और उसमें जो है ना वो लिखा हुआ था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए क्या कमाया। तो एज एट 30 जून 2021 कंपनी के पास कितने नॉन करंट एसेट्स थे, लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट क्या थी, प्लांट एंड मशीनरी था वो कितना था, फर्नीचर एंड पिक्चर्स कितने थे, मोटर व्हीकल्स कितने थे, इन सबको ऐड किया। करंट एसेट्स कौन कौन से थे और क्या क्या थे, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था, इन सबको ऐड किया, ये टोटल एसेट्स आ गए। और अभी भी कंटिन्यूएशन में नीचे कैपिटल और नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज आएंगी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जिसको हम कुछ टाइम के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने सारे एसेट्स दिखाए और यहाँ पर आप सारे कैपिटल्स और लायबिलिटीज को शो कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो मज़ीद चीज़ें जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। ये याद रहे कि इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी दिलवा दूँ टर्म्स के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप प्रैक्टिकल करोगे और जब आप आगे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको मज़ीद चीज़ें बिल्कुल ठीक तरह से समझ में आएंगी। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से बाद में आपको देखने की ज़रूरत होगी जब आप अकाउंटिंग इक्वेशंस और डबल एंट्रीज वाले लेक्चर्स देख लेते हो। थैंक यू सो मच।